एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे एक न्यू वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाला हूं कंप्लीट एसएससी स्टेनोग्राफर के बारे में, जिसमें मैं बात करूंगा इसके वर्क प्रोफाइल, इसके सिलेबस क्या होते हैं, इसके जो भी कट ऑफ होते हैं वो क्या होते हैं, और स्किल कैसे होता है, और इसकी जो सैलरी होती है वो क्या होता है। देखो, एसएससी स्टेनोग्राफर बाकी जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराती है एसएससी, जैसे कि सीजीएल हो गया, एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीपीयू हो गया, जीडी का हो गया, ये सभी एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराती है। लेकिन इनमें से एक एसएससी स्टेनोग्राफर की भी हर साल वैकेंसी आती है साथ में ही, जो कि बिल्कुल अलग है बाकी एग्ज़ाम से। बिल्कुल अलग क्यों है? इस वीडियो को कंप्लीट देखो, आपको सभी जानकारी आपको मिलेगी, और अच्छी सैलरी भी है, और ये जॉब एक रेप्यूटेड जॉब है और अच्छा जॉब है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और वीडियो कंप्लीट देखोगे तभी समझ में आएगा। देखो, सबसे पहले बात करते हैं वर्क प्रोफाइल क्या होता है। एसएससी स्टेनोग्राफर यानी कि स्टेनोग्राफर का वर्क प्रोफाइल क्या होता है। स्टेनोग्राफर जो होता है एक बोल सकते हैं कि एक पर्सनल असिस्टेंट होता है। एज ए पर्सनल असिस्टेंट किसी भी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, जिसके काम जो होता है, वर्क प्रोफाइल जो होता है उसका हो सकता है कि आपको एक बड़े जो भी अधिकारी है, बड़े ऑफिसर है, उनके अंडर में आपको एज ए पीए यानी कि पर्सनल असिस्टेंट काम करना पड़ेगा। यानी कि हो सकता है आपको वो डिक्टेशन भी दे सकते हैं। डिक्टेशन क्या होता है वो आपको मैं आगे बताऊंगा। तो उसको आपको लिखकर, आपको हो सकता है लेटर का डिक्टेशन हो तो लेटर आपको फिर जाकर वहाँ टाइप करना होता है। हो सकता है वो कहीं जा रहे हो, उनका कोई टिकट वगैरह बुक करना हो सकता है, या फिर हो सकता है ईमेल से रिलेटेड काम हो सकता है, या फिर और भी अदर जो ऑफिस वर्क होते हैं वो काम हो सकता है। ये जो होता है, जो काम होता है वो सिर्फ और सिर्फ ऑफिस में ही काम होता है। ठीक है, और लेकिन डिपेंड करता है, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट भी डिपेंड करता है ये सब चीज़ें। और ये एसएससी का एग्ज़ाम्स, बाकी और भी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम्स आती है, सिर्फ एसएससी में ही नहीं। स्टेनोग्राफर की बहुत सारी वैकेंसीज आती है, कोर्ट में वैकेंसी आती है। जैसे अभी आया था बिहार सिविल कोर्ट, झारखंड सिविल कोर्ट, या फिर अन्य ईपीएफओ में आते हैं वैकेंसी, DSSB में आते हैं। तो अलग अलग जगह पे भी स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज आते रहती है, और सबका वर्क प्रोफाइल जो होता है थोड़ा सा अलग होता है। वर्क प्रोफाइल एसएससी स्टेनोग्राफर का या फिर किसी अन्य डिपार्टमेंट में, जैसे कोर्ट में भी जो प्रोफाइल होते हैं, आपको जजेस जो डिक्टेशन देते हैं, डिक्टेशन नहीं, जो जजमेंट बोलते हैं एडवोकेट के सामने, तो वो आपको लिखनी होती है। ठीक है, और जो पर्सनल असिस्टेंट होता है वो थोड़ा सा हाई रैंक होता है। स्टेनोग्राफर में भी ग्रेड होते हैं, ग्रेड 1 होते हैं, ग्रेड 2 होते हैं। तो पीए जो होते हैं पर्सनल असिस्टेंट, वो थोड़ा हाइयर रैंक होते हैं, और स्टेनोग्राफर वो ग्रेड 2 के अंदर आते हैं। ठीक है, और पीए जो बनोगे आप स्टेनोग्राफर के थ्रू ही बनोगे, बस वो पोस्ट अलग होती है। बाकी जो भी क्राइटेरिया होती है वो बिल्कुल स्टेनो के जैसे ही होती है। ठीक है, समझो कि एक स्टेनोग्राफर ही होते हैं पीए। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट बातें करते हैं सिलेबस का। एसएससी स्टेनोग्राफर में जो सिलेबस होते हैं, सिलेबस से यानी कि से अब कैसे बनना है, स्टेनोग्राफर कैसे बनोगे, पीए कैसे बनोगे। तो आपको इसके लिए जो अलग जो भी एग्जाम्स होते हैं, स्टेनोग्राफर के कोर्ट का एग्जाम्स हो गया, या अन्य कोई भी डिपार्टमेंट एग्जाम्स कंडक्ट कराती है, कोई एम्स का हो गया, उसका एग्जाम्स अगर स्टेनोग्राफर का आ रही है तो उसका सिलेबस अलग होते हैं। लेकिन बात है यहाँ पे हम एसएससी का कर रहे हैं, तो एसएससी का जो सिलेबस होता है, सिलेबस आपको इसमें 200 मार्क्स का पूछा जाता है बाकी एग्जाम से, इसलिए मैं अलग बोल रहा हूँ। देखो यहाँ सिलेबस बिल्कुल अलग है, इसमें मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आती है, आपको 3 सब्जेक्ट पढ़नी होती है। ठीक है, तो आप सब लोग को समझ में आ गया हो कि इसमें मैथ्स नहीं आती है। जो टोटल कंप्लीट जो सिलेबस होता है, जो कंप्लीट सिलेबस है, उसमें 50 नंबर यानी कि 50 मार्क्स जो आएंगे आपके रीजनिंग्स के होंगे, और 50 मार्क्स जो आएंगे आपके जीके सेक्शन से आएंगे, जीके जीएस होगा, और जो 100 मार्क्स होगा वो कंप्लीट इंग्लिश होगा। यानी कि जिसका इंग्लिश अच्छा है वो उनके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो ये 200 मार्क्स सब मिला के होते हैं, और इसमें निगेटिव मार्क्स भी होते हैं आपके। इसमें जो इसके बाद जो क्राइटेरिया होगा, उसके बाद आपका कट ऑफ का होता है। कट ऑफ भी इसमें 2 बार आती है। ठीक है, पहली बात स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड ग्रेड डी होता क्या है ये भी बता देता हूँ इससे पहले, कट ऑफ से पहले। तो देखो, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी जो होता है, मैं इससे पहले बताया ना कि हायर रैंक होती है, यानी कि वो पीए बनते हैं सी वाले। ठीक है, तो ग्रेड सी जो होती है वो स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 में आती है, और स्टेनोग्राफर जो ग्रेड डी होती है वो ग्रेड 2 के अंदर आती है। ठीक है, और आप लोग, बहुत सारे लोग क्या होते हैं, कन्फ्यूजन में रहते हैं कि स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी को ग्रुप डी एंड ग्रुप सी बोल देते हैं, तो ये गलत है। ग्रुप अलग होता है और ग्रेड अलग होता है। ठीक है, जो स्टेनोग्राफर ग्रेड सी होते हैं वो ग्रुप बी में आती है। ठीक है, और स्टेनोग्राफर जो ग्रेड डी होती है वो ग्रुप सी के अंदर आती है। इस चीज़ को आपको समझना है, इसलिए आप यहाँ कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो देखो, ग्रेड सी जो है स्टेनोग्राफर ग्रेड सी, ये हायर लेवल की
जॉब होती है। इसकी ग्रेड पे भी अच्छी होती है, यानी कि सैलरी अच्छी होती है। सैलरी हम लास्ट में बात करेंगे, अभी बता देते हैं। इसकी जो ग्रेड पे होती है 4200 और 4600 होती है, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी का, क्योंकि ये हायर ग्रेड की पोस्ट है, तो इसकी जो एग्जामिनेशन होती जो है वो थोड़ी सी टफ़ होती है। टफ़ इन द सेंस कि काफ़ी चीज़ों को कम बढ़ा दिया जाता है, यानी कि आपकी जो कट ऑफ होगी काफ़ी हाई जाएगी ग्रेड सी की। आपकी जो शॉर्ट हैंड डिक्टेशन बोली जाएगी वो 100 WPM की होगी। आपको उसको टाइपिंग करने का जो समय दिया जाएगा वो भी काफ़ी कम रहेगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ों की वजह से स्टेनोग्राफर ग्रेड सी जो होता है काफ़ी इसमें कंपटीशन भी रहता है और कट ऑफ भी इसकी काफ़ी हाई जाती है, ठीक है। इसकी एज लिमिट भी आपको पता होनी चाहिए। जो ग्रेड डी की एज लिमिट 27 है और ग्रेड सी की एज लिमिट है 30 है। और इसलिए जो है ग्रेड सी की कट ऑफ ज़्यादा जाती है। एक रीज़न्स ये भी है कि क्योंकि इसमें जो एज लिमिट है वो 30 है ना, इसकी वजह से भी जाती है। तो ग्रेड सी का हमने बता दिया कि जो टाइमिंग जो मिलता है आपकी कट ऑफ हाई जाती है। शॉर्ट हैंड की जो टाइपिंग करने का टाइमिंग भी है वो काफ़ी कम होती है। वो स्किल में बात करेंगे, स्किल के बारे में जब बताएंगे, ठीक है। अभी बस समझ लो, एक सिलेबस समझ लो मोटा मोटी क्या होता है। और एंड ग्रेड डी की जो होती है क्योंकि इसमें ज़्यादा वैकेंसी आती है, ठीक है। ग्रेड सी में काफ़ी कम वैकेंसी आती है, तो ग्रेड डी में वैकेंसी अच्छी आती है। तो इसमें कट ऑफ भी एज कंपेरिजन जो सी की करते हैं वो काफ़ी मतलब थोड़ी सी कम होती है, काफ़ी नहीं थोड़ी सी कम होती है। और इसमें आपकी शॉर्ट हैंड डिक्टेशन भी 80 WPM ही मांगती है। और टाइपिंग करने का भी जो टाइम होता है एज कंपेरिजन टू ग्रेड सी वो काफ़ी मतलब 10 मिनट ज़्यादा ही मिलता है। तो ठीक है, ये आपको समझ में आ गया हो क्या कट ऑफ से रिलेटेड चीज़ें। जो कट ऑफ लास्ट टाइम गई थी वो ग्रेड सी के 160 के आसपास गई थी, यानी कि आई थिंक 155 160 के आसपास गई थी, ठीक है। अलग अलग कैटेगरी होते हैं इसमें, OBC जनरल ये सब। और ग्रेड डी की जो गई थी वो 145 टू 150 के बीच में गई थी, ठीक है। 147 आई थिंक जनरल गई थी और 146 के आसपास OBC गई थी। ये चेक कर लेना कंप्लीट, लेकिन इसी के आसपास जाती है सिलेबस। आपको क्वालिफाई करना इस ईयर के अनुसार आपको देखना है, तो आप 160 ग्रेड सी के लेकर चलो प्लस और 150 प्लस ग्रेड डी के लेकर चलो, तभी आपको हो पाएगा। तो ये बाकी चीज़ें डिपेंड करता है कितनी वैकेंसी आती है, वो सब भी डिपेंड करता है। वैकेंसी ज़्यादा होगी डेफिनेटली कट ऑफ भी कम जाएगी, है ना। ये सब भी होती है। नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे वो है कि स्किल टेस्ट के लिए। देखो रिटेन तो ठीक है, आपको समझ में आता है कि पढ़ेंगे जाकर एग्ज़ाम देंगे, इतने नंबर का है, सब कुछ समझ में आ रहा है। सबसे बड़ा जो गेम खेलता है वो है आपका स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट जो है एक तरह का बोल सकते हैं शॉर्ट हैंड लैंग्वेज है, शॉर्ट हैंड सीखनी होती है, जिसमें आपको क्या होता है कि आपको कम से कम सीखने का जो टाइम होता है वो 8 से लेकर 1 साल तक का होता है। यानी कि इजली इतना दिन आप अच्छे से मेहनत करते हो तो आप ग्रेड डी के लिए आपको एलिजिबल अच्छे तरह से हो जाते हो। ग्रेड सी 80 WPM वाला इजली आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि स्किल के लिए आपको एक लैंग्वेज है वो सीखना पड़ता है। मैंने बताया कि इतना दिन समय लगता है। और इसमें क्या होता है कि आपको एक लैंग्वेज सिखाया जाता है। आप मैं स्क्रीन पे दे दूँगा, ये देख लो, कुछ इस तरह का वो लैंग्वेज होता है और इसको आपको सीखना होता है कंटिन्यू। जो नए लोग हैं उनको देखने से लग रहा हो कि ये क्या है, कैसा लैंग्वेज है, लेकिन जो पुराने लोग जो सीख रहे हैं उन्हें पता होगा काफ़ी बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं है। तो इसको बहुत लोग लाइटली ले लेते हैं, रिटन तो क्लियर कर लेते हैं लेकिन शॉर्ट हैंड स्किल में रह जाते कहीं न कहीं। तो देखो मैं भी शॉर्ट हैंड अभी सिखा रहा हूँ बच्चों को, काफ़ी आपको कभी फील नहीं हुआ कि आप ऑफलाइन नहीं कर रहे हो। बिल्कुल ऑफलाइन जैसी फीलिंग्स आएगी। आप यहाँ पे देख सकते हो जिनको भी शॉर्ट हैंड सीखना है अभी, क्योंकि स्किल टेस्ट के बाद आप रिटेन के बाद आपको मात्र 2 से 3 महीना ही समय दिया जाता है। उसमें आप स्किल नहीं सीख सकते हो, आपको उसके लिए पहले से करना पड़ेगा। तो मैं शॉर्ट हैंड सिखाता हूँ, आप यहाँ इंक्वायरी कर सकते हो, व्हाट्सअप मैसेजेस कर सकते हो। और जो लोग शॉर्ट हैंड सीखे हुए उनकी स्पीड नहीं आ रही है, एक्यूरेसी नहीं आ रही, वो लोग इस पर भी आप मैसेज कर सकते हो। वो गाइडेंस बैच जो है जून का आने वाला है बहुत ही जल्द, तो आप इसमें मैसेज करते हो, बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। जो जिनको ज्वाइन करना है वही सिर्फ व्हाट्सअप मैसेज करें, बाकी लोग प्लीज़ कॉल या मैसेजेस ना करें, ठीक है। तो ये था स्किल टेस्ट के लिए। और जो कट ऑफ जो आती है वो दोनों की अलग आती है, ग्रेड सी की अलग आती है, ग्रेड डी की अलग आती है, ठीक है। ये चीज़ें यानी कि कट ऑफ अगर जाती है 150 ग्रेड सी के लिए, आपके मार्क्स 145 है और ग्रेड डी के लिए 140 कट ऑफ गई है, तो आपकी जो सिलेक्शन ग्रेड डी में होगी ना कि ग्रेड सी में होगी, ठीक है। और जो स्किल देनी होगी दोनों की अलग अलग देनी होगी। ऐसा नहीं कि एक का आप ग्रेड सी क्वालिफाई कर लिए 100 WPM तो आप ये सोचो कि आप 80 भी ऑटोमेटिक एलिजिबल हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको दोनों को क्वालिफाई करना होता है, तभी जाके 2-2 दिन आपको एग्जाम देना पड़ेगा, यानी 2 शिफ्ट में आपको एग्जाम देना पड़ेगा, तभी जाके आप इस चीज़ को क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो स्किल आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें समय लगता है, एक लैंग्वेज है इसको सीखने के लिए। इसको आप लाइटली नहीं लेना है, अभी से करोगे तभी जाके होगा, ठीक है। इसकी जो सैलरी होती है, कंप्लीट सैलरी की बात, सैलरी इसकी स्टेनो की अच्छी खासी सैलरी होती है,
ठीक है। जैसे कि स्टेनोग्राफर ग्रेड सी यानी कि 4200 ग्रेड पे यानी कि 4600 ग्रेड पे, तो सबसे हाईएस्ट जो होती है स्टेनोग्राफर में एसएससी में वो होती है 4600 ग्रेड पे। इसकी लिमिटेड पोस्ट होती है, कुछ ही डिपार्टमेंट में होती है, और जिसकी सैलरी हो, जो ग्रॉस सैलरी होती है वो 95,000 होती है। ग्रॉस सैलरी मैं बता रहा हूँ 95,000। और जो इन हैंड सैलरी मिलेगी आपको एक्स सिटीज़ में, और सैलरी वेरी करती है सिटीज़ के अनुसार। बड़ी सिटी में अच्छी खासी सैलरी होगी, फिर वाई सिटीज़ आओगे तो आपको थोड़ी सैलरी कम होगी, जेड्स में जाओगे तो और भी कम होगी, ठीक है। तो एक्स सिटीज़ का मैं बात कर रहा हूँ 4600 ग्रेड पे 95 ग्रोस सैलरी, इन हैंड आपकी 80,000 आएगी। तो इसमें कुछ डिडक्शन भी होते हैं, कुछ करते हैं सीजीएचएस वगैरह, और जो 15-16 हज़ार और भी कटते हैं, जो कि आपको फिर बाद में दे दिया जाता है, यानी कि इंटरेस्ट के साथ। वो भी जब आप रिटायर करोगे आपको इंटरेस्ट के साथ वो सारे पैसे दिए जाते हैं। तो आपको इन हैंड आपको अभी दिख रहा है कि 80,000 है, बट वो आपको कितनी मिल रही है, 90 प्लस ही मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ ग्रोथ सैलरी 95 के आसपास बनती है इसकी। और सेम 4200 में आओगे तो इसकी भी ग्रोथ सैलरी 80 के आसपास बनती है, और अब इसकी जो इन हैंड होगा वो 65 के आसपास आती है, ठीक है। और डिपेंड करता है सिटी के। और ग्रेड डी की बात करता हूँ, जिसमें बहुत ज़्यादा पोस्ट होती है, स्टेनोग्राफर ग्रेड डी, उसकी जो सैलरी होती है वो 2400 ग्रेड की पे की पोस्ट है, तो उसकी सैलरी एज कम्पेयर टू सी जो है कम होती है। इसकी सैलरी होती है एक्स सिटीज़ में 43-44 के आसपास होती है, और जेड सिटी जाते जाते ये 37, 36 या 38 भी होती है, ठीक है। तो इस तरह से आप सैलरी देख सकते हो, काफ़ी अच्छी सैलरी है इसकी स्टेनोग्राफर में। तो अभी से लगनी पड़ेगी। इसका जो फॉर्म आने वाला है जुलाई में, इसकी फॉर्म आ जाएगी। अक्टूबर-नवंबर एग्ज़ाम्स डेट है, और स्किल टेस्ट मुझे लगता है इस बार भी काफ़ी फास्ट होगा, 2 से 3 महीने के अंदर स्किल टेस्ट भी हो जाएगा। तो अभी से स्किल टेस्ट अगर नहीं सीखोगे तो काफ़ी दिक्कत होगा आपको आगे क्वालिफ़िकेशन में। तो स्किल टेस्ट अभी इस पे फोकस करो, ये मत सोचना कि अभी ये रिटेन कर ले बाद में स्किल कर लें तो बहुत ही वो बेकार है, चला जाएगा आपका रिटेन का जो भी मेहनत हो बेकार चला जाएगा। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो स्किल बहुत अच्छा है, जिनका रिटेन में काफ़ी नंबर से रह जाते हैं, कुछ नंबर से रह जाते हैं, जैसे मैं उनमें से एक हूँ। मैं 2022-2023 दोनों स्किल टेस्ट क्वालिफाई किया हूँ, ठीक है। तो लेकिन जो मेरिट मार्क्स होती है, मेरिट बाद में जो एक अलग से कट ऑफ आती है, उसमें जो मैं कुछ नंबर से, कभी 1 नंबर से, कभी कुछ नंबर से मैं रह जा रहा हूँ। लेकिन मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वो नंबर को मेहनत करके काफ़ी अच्छा खासा नंबर रिटेन में ले आऊँ, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी स्किल टेस्ट कैसे होती है एग्ज़ाम्स में, कैसे कंडक्ट की जाती है, क्या माहौल रहता है, वो सभी मैं बताऊंगा। तो चैनल को इसको सब्सक्राइब करो, तभी जाके आपको चीज़ें समझ में आएगी एसएससी स्टेनोग्राफर से रिलेटेड, ठीक है। जो भी डाउट्स है आप यहाँ पे कमेंट करके नीचे लिख सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। बाकी और भी जो डाउट्स होते हैं पर्सनली आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो मुझे, और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लो बाकी चीज़ें पीडीएफ्स के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने प्रिपरेशन को जारी रखो।